अभी हम चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। यह जो है टॉपिक मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न है और साथ ही इसको समझने की भी आवश्यकता है और बहुत एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक है। साथ ही इसको कैसे लिखना है और समझना भी है साथ साथ में, क्योंकि आंसर को सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसमें समझ को भी बनाना है साथ साथ में। इसीलिए ये लेक्चर को ध्यान से सुने कि जो इसकी जो पहली भूमिका होगी, जो पहला भाग आप लिखेंगे तो उसमें थोड़ी सी भूमिका में आप उसको चर्चा कीजिए। इसको हम लोग जो है बड़े रूप में ही लिखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। लगभग भारत की 68% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र के कृषि प्रकारों में संलग्न है। तो अर्थव्यवस्था में जैसे पता है कि हमें कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और साथ ही घरेलू उत्पाद में यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 16% है एवं समस्त निर्यात में 2014-15 के अनुसार 12.1% है। साथ ही यहाँ और भी समझने की आवश्यकता है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ जो कृषि प्रकार्य में 76% से भी अधिक लोग संलग्न हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषकीय होने के कारण इसका प्रभाव इससे संबंधित द्वितीयक क्षेत्रों पर भी पड़ता है, क्योंकि जब तक जो है प्रोडक्शन कच्चा माल का नहीं होगा तो आप द्वितीयक क्षेत्र आप नहीं बना सकते हैं उसको। आज के संदर्भ में अगर कोरोना काल में समझा जाए तो यहाँ खाद्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। विकसित राष्ट्र में जो डब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, तो अगर उसका कच्चा माल नहीं आएगा तो तैयार नहीं हो पाएंगे, जबकि हमारे भारत में कृषि प्रधान होने के कारण आसानी से जो बड़े शहरों के इर्द गिर्द भी जो खाद्यान्न है, खेत से सब्जियां हैं, फल है, वो प्राप्त हो रही हैं। तो इस संदर्भ में उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कि 2015-16 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि से $101 बिलियन प्राप्त हुआ। दुनिया के 6 प्रमुख कृषि उत्पादन वाले देशों में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। सकल घरेलू उत्पाद, पूंजी निर्माण, रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्य सुरक्षा, उद्योगों के लिए कच्चा माल एवं गरीबी निवारण तत्वों के रूप में इसके महत्व को समझा जा सकता है। तो जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो कोशिश कीजिए कि जो उत्तर का जो प्रसंग है जिसे आप बाद में विस्तृत चर्चा कीजिएगा निम्नलिखित में, उसको उसकी चर्चा जो है शॉर्ट में आप पहले कर दें, यानी जो जो पॉइंट मैंने बताया उसी का एलाबोरेशन बाद में होगा। अब जब यहाँ पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश, तो आरंभ में 1950-51 में इसका योगदान 55.40% था, जो अब 2013-14 में 13.9% रह गया। तो यह घटी है यह दर। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ऐसे में तृतीय क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हो रही है। भारत के कुल मूल्य के अनुसार स्थिर कीमत पर $366.92 बिलियन डॉलर का कृषि उत्पादन प्राप्त किया गया है। साथ ही वर्ष 2015-16 में 2053.16 मिलियन टन उत्पादन किया गया है। तो 12वीं पंचयोजना में कृषि में 4% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अभी हमें को देखने को मिलता है कि इसके अनुरूप जो है कार्य चल रहे हैं। तो जो वास्तविकता है कि भूमंडलीकरण के बाद जो है कृषि प्रक्रिया में कमी आई है, उसके क्षेत्र में भी कमी आई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है विकसित राष्ट्रों की भांति तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की तरफ जो है बढ़ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, रोजगार सृजन के क्षेत्र में भारत में लगभग 68% जनसंख्या कृषि प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर संलग्न है। ऐसे में 65 करोड़ कृषक में 80% कृषक गरीब हैं एवं पारिवारिक स्तर पर जीविकोपार्जन कृषि में लगे हुए हैं, अर्थात उनको जो है खाना है उसको और परिवार चलाना है। और
भारतीय जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को स्वरोजगार के तहत कृषि रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है। हाल के दिनों में आईआईटी एवं आईआईएम को छोड़कर कई लोग व्यावसायिक स्तर पर कृषि को अपने रोजगार का मुख्य साधन बनाए हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाओं को खेती में कार्य करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार श्रम बल के तहत महिला सहभागिता को भी कृषि पूरा करता है। तो इसमें एक प्रकार से जो है अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत से लोग लगे हुए होते हैं। तो इसका जो उत्पादकता है, वास्तविक उत्पादकता, वो कम हो जाती है। तो श्रम बल के दृष्टिकोण से 41% कुल ग्रामीण श्रम बल के अंतर्गत 60% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और भारत में कोई भी एकल क्षेत्र जनसंख्या के इतने बड़े भाग को रोजगार नहीं दे सकता जितना कि कृषि से होता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, खाद्य सुरक्षा के तहत महत्व। तो इसमें जो है इस वर्ष जो है 253.16 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है और वर्तमान स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में भारत अच्छी स्थिति में है, आत्मनिर्भर है। और इसका जो बफर स्टॉक है जहाँ हम जमा करते हैं वो सरप्लस की स्थिति में है। यही कारण है कि भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधित जो है कानून 2013 में जो है बनाया गया है। 2007 में यह मिशन आरंभ हुआ था और निर्धन परिवारों को इससे जो है प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता मिल जाती है और जो 438 ग्राम अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ कृषि में उत्पादन से अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। विशेषकर दाल, सब्जी, फल इत्यादि से शरीर का संपूर्ण पोषण संभव हो पाता है। यही कारण है कि भारत ने इस दशक में कई सारी खाद्यान्न वितरण योजनाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाई है। तो खाद्य सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है कृषि के महत्व के अंतर्गत। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो चौथा पॉइंट, वो कृषि द्वारा पूंजी निर्माण। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जो संस्थान है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कृषि क्षेत्र में GDP का जो हिस्सा है 15.8% है और भारत के जो सकल पूंजी निर्माण जो है वो 36% है। ऐसे में जो पूंजी निर्माण के बल पर अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो किसी भी राष्ट्र के विकास में वृद्धि के लिए इसका प्रमुख योगदान है। तो जब हम कृषि कार्य करते हैं तो इससे पूंजी निर्माण भी होता है। अब इसको बड़े व्यावसायिक स्तर पर जो है भारत में शुरू किया गया है। सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, उसके लिए जो है कृषक ऐप शुरू किया गया है, कॉल सेंटर है, उसके लिए ई-नाम सिस्टम है, वायदा बाजार है। तो ऐसे जो है व्यावसायिक और पेशेवर मंच को जो है सामने लाया गया है। इसमें जो है NGO की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसको इस संदर्भ में समझना है। आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि आप रटे नहीं कोई चीज़ को, आप ज़रूर मार्गदर्शन लें नोट से, लेकिन कोशिश करें कि अपने शब्दों में उसके बयां करने का जो है प्रयास करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इससे करंट से जुड़ी हुई हैं, तो उसको भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में। तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार भारत कृषि उत्पादन में सकारात्मक योगदान करता है। 1960 के हरित क्रांति के बाद जो है खाद्यान्नों में उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई, साथ ही फसल विविधीकरण एवं तकनीकी आधारभूत संरचना का सकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ा है। यही कारण है कि भारतीय कृषि व्यापार विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। तो चूंकि नव उपनिवेशवाद का दौर है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कूदने पर विकसित राष्ट्रों का हमें सामना करना पड़ता है और वो WTO के माध्यम से और अपनी अन्य नीतियों के माध्यम से भारतीय बाजार को जो है बड़ा दबाव डालते हैं उस पर कि किस प्रकार जो है प्रतियोगिता बराबर किया जाए ताकि जो है विकासशील राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सके। इस संदर्भ में जो है WTO का जो है भारतीय कृषि पर प्रभाव, इसको हम समझ सकते हैं, जो कि हमेशा दबाव का विषय रहता है। तो इस वर्ष के अनुसार जो भारत का कृषि आयात है वो 1.24% एवं कृषि निर्यात में 2.07% की हिस्सेदारी है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो खाद्य पदार्थ के निर्यात में भारत जो है वो 10वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ऐसे में देश में कुल निर्यात में जो कृषि की भागीदारी है वो 12.1 है। तो ऐसे में भारत आत्मनिर्भर तो है ही और अन्य देशों को भी जो है इसकी आपूर्ति करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 6वां, कच्चे माल के उत्पादन में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात का बहुत बड़ा भाग सिले सिलाए वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एवं अन्य उद्योगों के हेतु कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि से प्रेषित होता है। ऐसे में भारत को अन्य देशों पर कच्चे माल की निर्भरता नहीं रहती। यहाँ तक कि भारत द्वारा कच्चे माल का भी निर्यात किया जाता है। इससे उद्योगों के लिए बाजार में अनुकूल दशा का निर्माण होता है। अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। कई राज्यों द्वारा कच्चे माल की प्राप्ति से राजस्व सृजन होता है एवं उनके बजट का प्रमुख भाग है। अब देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, जैसे उसको समझे तो उसमें जब तक जो है उससे हमको कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उससे हम प्रसंस्कृत उद्योग नहीं बना सकते। ना जैम बनेगा, ना अचार बनेगा, ना सॉस बनेगा, ना जेली बनेगा। तो ऐसे इस प्रकार चीज़ों को हम लक्षित करते हैं। और यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जो द्वितीयक क्षेत्र है, जब तक प्राथमिक क्षेत्र स्थिर नहीं रहेगा तो द्वितीयक क्षेत्र कभी स्थिर नहीं रह सकता है, और द्वितीयक क्षेत्र अगर स्थिर नहीं रहेगा तो तृतीयक क्षेत्र भी स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, गरीबी निवारण एवं राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में। तो ज्ञातव्य है कि भारत में गरीबी 26% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, जो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर का सिद्धांत है। साथ ही कुल श्रम बल का 80% जनसंख्या जीविकोपार्जन कृषि में लगन है। ऐसे में भारतीय कृषि द्वारा गरीबों के सुरक्षा चक्र का निर्माण होता है। तो शहरी क्षेत्रों में अच्छे आय वाले लोगों की आवश्यक वस्तु उपलब्धता कृषि के उत्पादन के बिना असंभव है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम लेह लद्दाख जैसे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण का एक बड़ा भाग अनाज वितरण है। साथ ही स्वरोजगार का बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों से जुड़ा है। इससे महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को भी बल मिलता है। कई गरीब लोग जो है अंत्योदय के जो है उनके पास सरकारी सुविधा नहीं होती है। ऐसे में कृषि ही उनके लिए भगवान हो जाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक सुरक्षा चक्र का इससे निर्माण होता है। तो जो भारतीय कृषि है भारत की अर्थव्यवस्था की सांस्कृतिक एकता को भी व्यक्त करता है। जनसंख्या के इतने बड़े भाग में कई जातीय, सामुदायिक एवं धार्मिक वर्ग हैं। ऐसे में सभी लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। भारत में अगर त्योहारों को देखा जाए तो उनका संबंध कृषि संबंधी जो है समय से होता है। उसके बाद ही फसल से, बुआई के बाद, बुआई कटाई से पहले या कटाई के बाद, तो इस प्रकार के त्यौहार हमको देखने को मिलते हैं। तो भारतीय जीवन में जो है वो कृषि की जो है वो सांस्कृतिक एकता हमें देखने को मिलती है। तो भारत की आज़ादी में कई कृषक आंदोलन भी इसका उदाहरण है। चूँकि इससे जो है बहुत लोग जुड़ते थे, तो भारत में ऐसे बहुत से किसान आंदोलन हमें मिलेंगे। तो ऐसे में यह साबित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी का काम करता है।